आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आचार्य नवीन एडुकेयर पर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब काफ़ी कम दिन शेष रह गए हैं। मैं आप लोगों के तैयारी में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले कुछ दिनों से आपको CTET हेतु बूस्टर वीडियो का सीरीज अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको क्लियर रूप से क्या कर पाए, समझ पाए और एग्ज़ाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। तो इस क्रम में वो बूस्टर वीडियो तो आपको चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों के डिमांड के मुताबिक मैं मैराथन वीडियो का सीरीज लेकर के भी आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। मैराथन वीडियो क्या होगा, तो इसमें आपको एक विषय के जितने सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं उनको एक साथ एक वीडियो में बताया जाएगा, जिससे कि आप लास्ट टाइम उनको सुन करके समझ करके एक साथ आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। यानी मैराथन में क्या होगा, तो सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो सभी विषयों का मैं मैराथन वीडियो दूंगा। तो अभी मैं आप लोगों को भाषा का जो शिक्षण शास्त्र है, ठीक है, लैंग्वेज का पेडागोजी, तो इसका मैराथन वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सीटेट पेपर 1 में भी आपको 2 भाषा की परीक्षा देना है और पेपर 2 में भी 2 भाषाओं की परीक्षा देनी है। तो दोनों ही भाषाओं में आपको 15-15 क्या रहेंगे, पेडागोजी रहेंगे। तो यह वीडियो यदि आप सही से समझ लेते हैं तो पेपर 1 में भी आपका 30 अंक सॉल्व हो जाएगा और पेपर 2 में भी आपका 30 अंक क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को केवल अपने ध्यान को केंद्रित करके क्या करना है, सुनना है। साथ ही साथ यदि आप लोगों में से किसी को हमारा नोट्स नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर मेरा सारा PDF जो है आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसमें हिंदी पेडागोजी का जो PDF है उनको आप पढ़िएगा और इस वीडियो को आप सुनिएगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाषा आखिर है क्या, व्हाट इज लैंग्वेज। तो देखिए भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, आपको अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति के माध्यम का मतलब हुआ कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, भाषा वह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये वाक्य को बहुत अच्छी तरह से समझ में रखिएगा कि भाषा क्या है, आपको एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी भाषा एक नियम के आधार पर चलती है। आप उस नियम से भाषा बंधी हुई होती है। जैसे हम बोल दे राम है खाता आम, न तो बहुत बेहतर इसका अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन यदि हम बोले कि राम आम खाता है तो उसका अर्थ निकल जाता है। यानी भाषा हमेशा नियमों से बंधी होती है और हमको उन नियमों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो भाषा वह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा वह आपको संप्रेषण का माध्यम होता है। ठीक है, संप्रेषण क्या है, अपनी भावनाओं को, अपने मन के विचारों को दूसरों के मन तक हूबहू पहुंचा देना ही क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो भाषा वह संप्रेषण का माध्यम होता है। भाषा वह ज्ञान अर्जन का क्या होता है, साधन होता है। क्योंकि आपको किसी भी विषय के ज्ञान को अर्जित करना हो तो आपको माध्यम के रूप में भाषा की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो भाषा ज्ञान अर्जन का क्या होता है, साधन होता है। भाषा वह संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक होता है। साथ ही साथ भाषा वह विचार विनिमय का भी साधन होता है। भाषा वह परिवर्तनशील
परिवर्तनशील होती है। भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है और भाषा हमारे अस्मिता और विचारों को, भाषा हमारे अस्मिता यानी आइडेंटिटी और हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, विचारों को गहरे रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यदि आपसे अब पूछा जाए भाषा क्या है, तो आप लोग आराम से इसको बोल सकते हैं कि भाषा जो है वह अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा संप्रेषण का क्या है, माध्यम है, भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, भाषा संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक होती है, भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा का विचार और अस्मिता से गहरा संबंध होता है। आगे हम लोग वाणी या बोली और भाषा में क्या करते हैं, अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए वाणी या बोली क्या है, तो वाणी या बोली एक संकुचित अवधारणा है, जबकि भाषा जो है व्यापक अवधारणा है। ठीक है, हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा का जो अस्थायी स्वरूप होता है या भाषा का जो मौखिक स्वरूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाणी या बोली कहते हैं। ठीक है, यानी भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है आपको मौखिक, एक होता है लिखित। तो भाषा का जो मौखिक और अस्थायी स्वरूप होता है उसे ही हम वाणी या बोली कहते हैं, और एक भाषा की बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, दो चीज़ हम लोगों ने समझ लिया कि भाषा क्या है और वाणी तथा बोली क्या है। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि लिपि किसको कहते हैं, लिपि या स्क्रिप्ट जो है वह किसको कहते हैं। भाषा के आपको वर्णों को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, उन संकेत चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ एक भाषा को जो है कई लिपियों में क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ एक भाषा को कई लिपियों में लिखी जा सकती है। जैसे हम लिखते हैं रा का म राम, जा का ता का जाता है, तो यह हमने हिंदी भाषा को किस में लिखा, देवनागरी लिपि में लिखा। यदि वही हम लिखते हैं RAM राम, JATA जाता, SAI है, तो वहाँ हमने हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा आपको, तो रोमन लिपि में लिखा। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, और लिपि या स्क्रिप्ट क्या होता है, तो किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन संकेतों को ही हम लिपि कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिपि क्या है उसको भी क्या किया, समझ लिया। अब हम लोग जो है साहित्य को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए साहित्य क्या है, तो साहित्य जो है ना वह भाषा का लिखित रूप होता है। किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है वह उस भाषा को बोलने वाले जो समाज है ना, उनका क्या होता है, दर्पण होता है। सभी भाषाओं का अपना साहित्य नहीं है, जो भाषाएं विकसित है उनका अपना क्या है, साहित्य है। और साहित्य की जो है वह 3 विधाएं होती है, एक गद्य होता है, दूसरा पद्य होता है, और तीसरा क्या होता है, चंपू होता है। गद्य में आपको कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवन वृत्त, नाटक, एकांकी, ये सब आपको साहित्य के गद्य विधा के अंतर्गत आती है। जबकि तुकबंदी वाली जो भी मतलब कविताएं हैं वो आपको पद्य के अंतर्गत आती है, और साहित्य का वह रूप जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, चंपू साहित्य कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, अभी तक मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, वाणी या बोली क्या है, और साहित्य क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो है हम लोग भाषा के भाग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा के भाग ना, पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए भाषा के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होता है स्वनिम, एक होता है रूपिम, एक होता है वाक्य विन्यास, और एक होता है अर्थ विन्यास। याद रखिएगा भाषा के कितने भाग होते हैं,
4 भाग होते हैं। एक स्वनिम होता है, एक रूपीम होता है, एक वाक्य विन्यास होता है और एक आपको अर्थ विन्यास होता है। तो स्वनिम आपको किसको कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। इसी वर्ण या ध्वनि को हम क्या कहते हैं? आपको स्वनिम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हिंदी भाषा में स्वनिम कौन हो गया? थ, फ, च, अ, आ, क, ख, ये सब जो भी आपको वर्ण या अक्षर है वो क्या है? आपको स्वनिम है। और रूपीम किसको कहते हैं? तो स्वनिम का जो सार्थक मेल होता है ना, यानी आप जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, तो सीधा समझिए कि शब्द को ही हम क्या कहते हैं? रूपीम कहते हैं। जैसे आम, खाना, न पढ़ना, गायक शब्द है, तो शब्द को आपको क्या कहते हैं? रूपीम कहते हैं। और भाषा का जो तीसरा भाग होता है वो होता है आपको वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास आपको कौन हो गया? जैसे कि राम आम जाता है, ठीक है, राम आम जाता है, तो ये आपको वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से राम आम जाता है ये सही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि शब्दों के मेल से आपको वाक्यों का निर्माण होता है और उसी का अध्ययन हम लोग वाक्य विन्यास में करते हैं। और यदि वो वाक्य आपको अर्थ की भी दृष्टि से क्या हो? सही हो, वो वाक्य आपको अर्थ की दृष्टि से भी क्या हो? सही हो, तो हम कहते हैं कि दिया गया वाक्य जो है अर्थ विन्यास की दृष्टि से भी क्या है? आपको सही है। तो आपको सभी वाक्य अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही होंगे यह कहना आपको उचित नहीं है। तो सीधा आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि भाषा के कितने भाग? 4 भाग। स्वनिम माने वर्ण या अक्षर, रूपीम माने सार्थक शब्द, वाक्य विन्यास माने वाक्य, और अर्थ विन्यास मीन्स यदि वह वाक्य आपको अर्थ की दृष्टि से भी सही हो तो हम कहेंगे कि वह वाक्य जो है आपको अर्थ विन्यास की दृष्टि से भी सही है। तो ये हो गया आपको भाषा के भाग। आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि बच्चों का भाषाई विकास जो है वो किस तरह से होता है। देखिए, चौमस्की बाबू कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता है ना वह क्या होती है? जन्मजात होती है। और वास्तव में यह सही भी है चौमस्की का कहना कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन करने की जो पावर है वो क्या होती है? आपको जन्मजात होती है। और बच्चा जन्म के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के बाद रोना शुरू करता है और वहीं से बच्चों का जो है भाषाई विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। जब बच्चा आपको 9-10 महीने के होते हैं तब वह 2-4 शब्द बोलना सीख जाता है। 2 वर्ष का होते होते बच्चा जो है कुछ शब्दों पर अपना अधिकार कर लेता है। 3 वर्ष का होते होते बच्चा वाक्य बोलना शुरू कर देता है बेहतर तरीके से। और 3 से 5 वर्ष का जो अवस्था होता है पूर्व बाल्यावस्था, वह आपको भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होता है। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही क्या होता है? संवेदनशील होता है। जब बच्चा 6 वर्ष में स्कूल पहुंचता है तब तक वह अपनी मातृभाषा के जटिल तंत्र पर अधिकार स्थापित करके वह स्कूल पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी भाषाई पूंजी को साथ लेकर के बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बाल्यावस्था में लगभग भाषा विकास जो है पूरा हो जाता है। वैसे विकास तो आपको अनवरत जीवन भर आपको हर एक चीज़ का चलता रहता है, तो भाषा का भी चलता रहता है। तो इस तरह से आपको बच्चों में भाषाई विकास होता है। ये बातें आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। देखिए, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो बच्चे जो है भाषा कई तरीके से सीखते हैं। जैसे कि बच्चे आपको साहचर्य के द्वारा भाषा सीखते हैं, अनुमान के द्वारा भाषा सीखते हैं, प्रबलन के द्वारा भाषा क्या करते हैं? सीखते हैं, अवलोकन के द्वारा भाषा सीखते हैं, वर्गीकरण के द्वारा बच्चे क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। साहचर्य के द्वारा कैसे बच्चे भाषा सीखते हैं? जैसे कि हम बच्चे को कहे कॉपी और उसके साथ साथ यह कॉपी भी हम बच्चों को दिखाए तो बच्चा जो है वहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करेगा, तो वह साहचर्य के द्वारा क्या करेगा? भाषा सीखेगा। इसी तरह
बच्चे कभी कभी नहीं, और बच्चे जो है बहुत सारे ऐसे नए शब्द हैं जिनके अर्थ का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो अनुमान के द्वारा भी बच्चे जो है भाषाई पूंजी को बढ़ाने का काम करते हैं। याद रखिएगा कि यदि कहीं भी आपको ये कहा जाए कि बच्चों के शब्द भंडार को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप कभी भी बच्चे को शब्दकोश देखने के लिए नहीं कहिएगा, कभी भी बच्चे को ये नहीं कहिएगा कि हम बोर्ड पर लिखा रहे हैं कठिन शब्दों का अर्थ तुम उसको याद कर लो, बल्कि बच्चे को अनुमान विधि के द्वारा, यानी पठन के दौरान अनुमान विधि के द्वारा जो है अर्थों को समझने के लिए क्या करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। तो बच्चे जो है साहचर्य के द्वारा, अनुमान के द्वारा भाषा सीखते हैं, प्रबलन के द्वारा, यानी बच्चे यदि कुछ अच्छा बोलते हैं और उस पर उसको हम प्रोत्साहित करते हैं तो फिर बच्चे उस प्रक्रिया के द्वारा भी क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ों को अवलोकन करके ना, बहुत सारे भाषा यानी बच्चे के आसपास के परिवेश में जिस तरह की भाषा बोली जाती है उसका अवलोकन करके भी बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। तो ये सब बच्चों के भाषा सीखने की अलग अलग क्या हो गई, प्रक्रियाएं हो गई, जिनको कि आप लोगों को याद रखना है। देखिए आगे हम लोग भाषाई कौशल पर चर्चा कर लेते हैं, लैंग्वेज स्किल्स पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए भाषाई कौशल जो है वह मुख्य रूप से 4 तरह का होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग ना, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 आपको क्या है, भाषाई कौशल है। याद रखिएगा, सुनने का अर्थ केवल आपको कानों के द्वारा ध्वनि को सुन लेना मात्र नहीं होता, बल्कि सुनने का अर्थ होता है कि जिस भाव और विचार के साथ वक्ता कहना चाह रहा है उस भाव और विचार के साथ यदि हम ग्रहण कर रहे हैं उनको, तो यह क्या हो गया, आपको श्रवण कौशल हो गया। यानी जिस तरह से वक्ता कहना चाह रहा है, जो उसका भाव है उसके पीछे, उस भाव के साथ हम उसको यदि समझ रहे हैं तो ये आपको क्या है, श्रवण कौशल है। दूसरा होता है आपको वाचन कौशल। वाचन कौशल जो है मुंह से केवल अलर बलर बोलना नहीं होता, बल्कि वाचन कौशल का अर्थ है कि हम अपने भावों और विचारों को यदि सही तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वाचन कौशल में क्या हुए हैं, सक्षम हुए हैं, वाचन कौशल क्या कर पाए हैं, सीख पाए हैं। इसी तरह पठन कौशल का अर्थ केवल उच्चारण के साथ पढ़ना नहीं होता, बल्कि पठन कौशल का जो अर्थ है वो होता है आपको कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझ करके क्या करना, पढ़ना। यानी अर्थ सहित पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पठन कौशल कहते हैं। और लेखन कौशल का मतलब केवल सुंदर और सुस्पष्ट माने उच्चारण के साथ जो है, तो लेखन कौशल का अर्थ जो है केवल आपको सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में लिख देना मात्र नहीं होता, बल्कि लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम या कोई भी बच्चा अपने भावों की जो अभिव्यक्ति है वह सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये आपको लेखन कौशल का अर्थ होता है ना। पठन कौशल में अर्थ पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। श्रवण कौशल में कि हम जो जिस विचार के साथ वक्ता कर रहा है श्रोता उसको समझ रहा है या नहीं, इस पर जोर दिया जाता है। उसके बाद वाचन और लेखन में अभिव्यक्ति पर क्या करना है, ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। देखिए ये जो 4 तरह के भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, ये बच्चे एक क्रम में ही क्या करते हैं, सीखते हैं। और भाषाई कौशल के क्रम को याद रखने का तरीका है सु बो पल्ले, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। आप देखते होंगे कि बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, स्कूल आकर पहले पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। लेकिन यहाँ साथ साथ एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कक्ष में आप जो एज ए टीचर भाषा की कक्षा दीजिएगा बच्चों को, तो वहाँ पर ये चारों भाषाई कौशल आपको एकीकृत रूप से क्या करना होगा,
विकसित करना होगा बच्चों में। यानी कक्षा कार्य में आपको यह ध्यान रखना है कि बच्चों के चारों तरह के भाषाई कौशल का समग्र और एकीकृत रूप से विकास हो पाए। लेकिन भाषाई कौशल बच्चे सीखते हैं क्रम में, ये दोनों बात का अंतर आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। देखिए, भाषाई कौशल का जो वर्गीकरण है वह आपको एक किया गया है ग्रहणात्मक कौशल या ग्राह्यात्मक कौशल, और दूसरा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह है आपको प्राथमिक कौशल और द्वितीयक या गौण कौशल। तो भाषा सीखने के जो ग्राह्यात्मक कौशल कौन कौन है और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन है, इस चीज़ को आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए, ग्राह्यात्मक कौशल उसको कहते हैं जिसके द्वारा बच्चे भाषा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ठीक है, ये इनके द्वारा बच्चे भाषा ग्रहण करते हैं, तो ये आपको ग्राह्यात्मक कौशल हो जाएगा। जबकि बोलना और लिखना, इनके द्वारा बच्चे अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये आपको अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हो जाएगा। याद रखिएगा, सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल है, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल है। इसके बाद आपको यदि यह पूछा जाए कि भाषा का प्राथमिक कौशल कौन है और द्वितीयक कौशल कौन है, तब आपका जवाब होगा कि बच्चे पहले सुनना और बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो सुनना और बोलना जो है प्राथमिक कौशल है, और पढ़ना और लिखना जो है वह द्वितीयक या गौण कौशल है। ठीक है, प्राथमिक में सुनना बोलना और द्वितीयक में आपको पढ़ना और लिखना, ग्राह्यात्मक में सुनना और पढ़ना, और अभिव्यक्तात्मक में बोलना और लिखना। चूँकि कई बार आपको भाषा पेडागोजी में इस पर क्वेश्चन आए हैं, तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, देखिए, बच्चों के भाषाई कौशल के विकास पर हमें खास तरह से ध्यान देना है। ठीक है, और जैसे कि आपको भाषाई कौशल के विकास में वैसे तो बहुत सारा उपाय आपको करना पड़ता है। बाल साहित्य पढ़ने के लिए बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। इनसे जो है बच्चे जो है भाषा के विभिन्न सौंदर्यों से परिचित हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपको भाषाई कौशल के बारे में। आगे हम लोग जानते हैं कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है। देखिए, भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। जब कोई बच्चा सहज या स्वाभाविक रूप से किसी भाषा को सीखता है तो उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। लेकिन वहीं यदि कोई बच्चा आपको प्रयासपूर्वक न एक औपचारिक व्यवस्था के तहत भाषा को सीखता है तो उसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। यानी भाषा अर्जन जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, भाषा अर्जन को भाषा अधिग्रहण भी कहा जाता है। भाषा अर्जन को भाषा अधिग्रहण या लैंग्वेज एक्विजिशन भी कहा जाता है। ये आपको सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक परिवेश में होता है, जबकि भाषा अधिगम जो है वो आपको प्रयासपूर्वक और औपचारिक परिवेश में होता है। ये भाषा अर्जन और अधिग्रहण क्या है, जैसे कि बच्चा जब तक स्कूल पहुंचता है तब तक वह वातावरण से बहुत सारा भाषा सीख चुका होता है, तो वो हो गया आपको भाषा अर्जन। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में एक व्यवस्था के तहत भाषा सीखे तो उसको हम क्या कहेंगे, भाषा अधिगम कहेंगे। जनरली सामान्यतः बच्चे जो है आपको अपनी मातृभाषा के अधिकांश भाग का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, बहुत कम भाग का अधिगम करते हैं, और जो द्वितीय भाषा होती है उसके अधिकांश हिस्सा का बच्चे क्या करते हैं, आपको अधिगम करते हैं। याद आपको आप लोगों को यह भी रखना है कि भाषा संस्कृति और सोच, भाषा संस्कृति और सोच जो है वह घनिष्ठ रूप से संबंधित है न। भाषा संस्कृति और सोच या चिंतन जो है वह घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और भाषा जो है हमारे अस्मिता या पहचान का निर्माण करती है। भाषा हमारे अस्मिता या पहचान का कैसे निर्माण करती है,
जैसे हम कहते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूँ, कोई कहता है कि मैं बंगाली भाषी हूँ। इस तरह से वह भाषा के माध्यम से अपनी क्या बनाता है, क्या बताता है, पहचान बताता है। तो इस तरह भाषा जो है अस्मिता या पहचान का क्या करती है, निर्माण करती है। चलिए हम लोग आगे जो है भाषा सीखने से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं तो उनको समझने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए भाषा सीखने से संबंधित आपको दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपको स्किनर का और जो दूसरा आपको चॉम्स्की का। वैसे भाषा सीखने से संबंधित आपको पियाजे और वाइगोत्स्की ने भी सिद्धांत देने का क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है, तो हम लोग इन सिद्धांतों को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वह आपको मूल रूप से स्किनर के द्वारा दिया गया। स्किनर ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि बच्चे जो है नकल या अनुकरण के द्वारा भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। स्किनर ने कहा कि बच्चों का दिमाग खाली स्लेट की भांति होता है। जिस तरह बच्चे अन्य चीज़ें सीखते हैं उसी तरह बच्चे भाषा भी सीखते हैं। साथ ही साथ भाषा सीखने में उद्दीपन, अनुक्रिया, अभ्यास, प्रबलन आदि का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बातें आपको किसने कहा, तो स्किनर ने कहा। किस सिद्धांत में, तो भाषा सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत में। लेकिन इस सिद्धांत को हमको यूज नहीं करना है, यानी आपको ये नहीं समझना है कि बच्चा खाली स्लेट की भांति होता है या बच्चा जो है नकल के द्वारा भाषा सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्किनर ने जो कहा तो वो चीज़ तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर या अकॉर्डिंग टू व्यवहारवादियों के अनुसार बच्चे जो है अनुकरण, नकल आदि के द्वारा भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने में वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। भाषा सीखने में अभ्यास, पुनर्बलन, उद्दीपन, अनुक्रिया ये सब का योगदान होता है। तो ये बातें आपको किसने कही, स्किनर ने कही। ठीक है, अब उनके बाद भाषा सीखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वह है आपको नोम चॉम्स्की का सिद्धांत। और इस सिद्धांत की जो जो बातें हैं उसको हमको माननी है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने आपको भाषा सीखने का देशज सिद्धांत दिया। नोम चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन यंत्र उपस्थित होता है और उसी यंत्र के कारण बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। साथ ही साथ इस आपको चॉम्स्की ने आगे अपने सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में सर्वभाषा व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण कोई भी बच्चा दुनिया का कोई भी भाषा क्या कर सकता है, सीख सकता है। साथ ही साथ चॉम्स्की ने आपको आगे कहा कि आप भाषा सीखने की क्षमता पर जो है वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चॉम्स्की ने भाषा सीखने की क्षमता में आपको आनुवांशिकता के योगदान को महत्वपूर्ण माना है। आगे हम लोग भाषा सीखने के जो संज्ञानवादी सिद्धांत है जो कि जीन पियाजे जी ने दिया, उनको समझने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए पियाजे ने भाषा सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत में बताया कि भाषा जो है बच्चे के बौद्धिक विकास का क्या होता है, एक पहलू होता है। जिस तरह बच्चे अन्य ज्ञानों का निर्माण करते हैं उसी तरह बच्चे जो है अपने भाषाई ज्ञान का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनके अलावे जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों की जो विचार प्रक्रिया है ना, चिंतन की प्रक्रिया है, वह भाषा विकास को प्रभावित करती है। यानी चिंतन पहले आता है और भाषा जो है बाद में आता है। जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक बच्चे की
अपनी भी एक भाषा होती है जिसे कि हम अहंग केंद्रित भाषा के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये हो गया आपको पियाजे का थ्योरी भाषा सीखने के संबंध में। वाइगोत्स्की जो कि एक सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बच्चों के भाषाई विकास पर अपने सिद्धांत में जो है बतलाने का कार्य किया है। वाइगोत्स्की के भाषा सिद्धांत को हम लोग भाषा सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बच्चों के भाषा सीखने में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानने का कार्य किया है। वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। साथ ही साथ वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा कि बच्चे पहले सामाजिक वार्ता सीखते हैं, फिर आपको निज वार्ता सीखते हैं और अंत में अंतःमुख वार्ता क्या करते हैं, सीखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में जिसे अहंग केंद्रित भाषा कहा, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में उसे निज या व्यक्तिगत वार्ता कहा। और वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे अपने निज या व्यक्तिगत वार्ता के द्वारा जो है स्वनिर्देशन और स्वनियमन करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों की जो भाषा है वह उसके विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, अर्थात भाषा पहले आती है और विचार जो है बाद में आती है। तो ये हो गया वाइगोत्स्की का सिद्धांत भाषा सीखने के संबंध में। तो मैंने आप लोगों को भाषा सीखने के संबंध में जो व्यवहारवादी सिद्धांत है स्किनर के द्वारा दिया गया, चोम्स्की का सिद्धांत है, उसके बाद आपको संज्ञानवादी सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, इनको हमने बतलाने का कार्य किया। अब आगे हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो दूसरी भाषा सीखते हैं, दूसरी भाषा का मतलब हुआ जो उसकी मातृभाषा नहीं होती है, तो उस भाषा को जब बच्चे सीखते हैं तो वह दो विधियों से सीखते हैं। एक होता है आपको परंपरागत या अनुवाद विधि और दूसरा होता है आपको प्रत्यक्ष विधि। तो परंपरागत या अनुवाद विधि जो है वह रटंत प्रणाली पर आधारित है। इसमें जो है आपको बच्चों को ट्रांसलेशन और ग्रामर के नियमों को क्या किया जाता है, याद कराया जाता है। फिर मातृभाषा को माध्यम बनाते हुए दूसरी भाषा को सिखाया जाता है। तो दूसरी भाषा सीखने का जो परंपरागत विधि है वो उतना उपयोगी नहीं है। दूसरी भाषा सीखने का जो दूसरा विधि है वह है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपको जो दूसरी भाषा सिखानी होती है उसी के माध्यम से वह भाषा सिखाई जाती है। जैसे इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाई जाती है, हिंदी टू इंग्लिश आपको नहीं सिखाई जाती है ना। तो यह कौन सा विधि है, आपको प्रत्यक्ष विधि। तो दूसरी भाषा सीखने में परंपरागत विधि की अपेक्षा जो प्रत्यक्ष विधि है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आप लोगों के बीच आपको व्याकरण को लेकर भी थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। देखिए व्याकरण जो है वह ज़रूरी है बच्चों के भाषाई ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है और व्याकरण उनके परिवर्तनशीलता पर लगाम लगाने का कार्य करती है। व्याकरण की मदद से ही बच्चे भाषा के नियमों से क्या हो पाते हैं, परिचित हो पाते हैं। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक स्तर पर खास करके प्राथमिक शिक्षा में आपको व्याकरण पर सबसे कम बल देना है, क्योंकि व्याकरणिक शुद्धता पर यदि हम प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा जोर देंगे तो बच्चे जो है उसकी जो अभिव्यक्ति क्षमता है, जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्षमता है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को आपको सबसे कम महत्व क्या करना है, देना है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है वह भाषा शिक्षण को लेकर कौन कौन सी बातें कहती है। ठीक है, क्योंकि
एनसीएफ 2005 जो है उसका जो अध्याय 3 है उसमें आपको भाषा पर व्यापक चर्चा की गई है कि भाषा की पाठचर्या किस तरह की होनी चाहिए स्कूल में, और भाषा सीखने सिखाने का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें उनमें कही गई है उन तथ्यों को एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इन सारे तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा, और यही आपके प्रश्न पत्र के रूप में आपके क्या रहेंगे, सामने रहेंगे। ठीक है, देखिए एनसीएफ 2005 में बहुभाषिकता और द्विभाषिकता पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि बहुभाषिकता क्या है, द्विभाषिकता क्या है। देखिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान और प्रयोग ही क्या है, आपको बहुभाषिकता या द्विभाषिकता है। ठीक है, यानी आप लोग जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। यही कारण है कि भारत के विद्यालयों की जो कक्षाएं होती है वह प्रायः बहुभाषिक होती है, अर्थात विद्यालय की कक्षा में आपको अलग अलग मातृभाषा वाले छात्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बहुभाषिक कक्षा का मतलब है कि अलग अलग मातृभाषा वाले छात्रों की कक्षा में उपस्थिति। और ये जो बहुभाषिकता या द्विभाषिकता है, एनसीएफ कहती है कि इसे आपको बाधा के रूप में नहीं लेना है, इसको जो है संसाधन के रूप में लेना है। इसलिए संसाधन के रूप में लेना है क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जो बहुभाषिक या द्विभाषिक बच्चे होते हैं उनका संज्ञानात्मक स्तर जो है वह बेहतर होता है ना, उनमें चिंतन तर्क आदि करने की जो क्षमता होती है वह अच्छी होती है। अतः बच्चा यदि एक से ज़्यादा भाषा से परिचित हो रहा है, सीख रहा है, तो ये आपको गलत नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे बच्चे का सर्वांगीण भाषाई विकास हो पाएगा। तो प्रश्न उठता है कि एज ए टीचर हम इस बहुभाषिकता को कक्ष में संसाधन के रूप में किस प्रकार प्रयोग करें। तो इसके लिए यदि हमारी कक्षा बहुभाषिक है, अलग अलग मातृभाषा वाले छात्र वहाँ उपस्थित है, तो सबको अपनी मातृभाषा प्रयोग करने का हमें क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। सभी बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा का यदि प्रयोग करेंगे तो फिर वह स्वतः और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, अर्जित करेंगे, और इनसे उनका जो डेवलपमेंट है वो और क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो इस बहुभाषिकता पर विस्तार से चर्चा एनसीएफ में की गई है। एनसीएफ में आपको आगे यह भी कहा गया है कि 1964-66 में आपको कोठारी कमीशन बना था, और उस कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र दिया था। आप लोगों को जानकारी होगी ही कि ये त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो कोठारी आयोग ने बताया था कि भारत में जो ये बहुभाषिकता वाली बात है, इसके कारण माध्यमिक स्तर तक बच्चों के लिए 3 भाषा पढ़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को हाई स्कूल तक 3 लैंग्वेज पढ़ना एसेंशियल है, अनिवार्य है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। प्रथम भाषा के रूप में बच्चे को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़नी चाहिए। द्वितीय भाषा के रूप में, यदि प्रथम भाषा के रूप में उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा है तो द्वितीय भाषा के रूप में उसे हिंदी पढ़ना चाहिए, और यदि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ लिया है तो दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़नी चाहिए, और तीसरी भाषा के रूप में आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो यही है आपको त्रिभाषा सूत्र। तो आपको एनसीएफ कहती है कि ये जो त्रिभाषा सूत्र वाला कॉन्सेप्ट है ये भी भारत के बहुभाषिकता को संबोधित करती है। ठीक है, चलिए अब एनसीएफ 2005 में बहुभाषिकता को लेकर क्या बातें कही गई इसको आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में
और कौन कौन सी बातें जो है भाषा को लेकर के कही गई है। एक एक करके प्रत्येक वाक्य को हम बता रहे हैं मेन और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि भाषाएं जो है वह एक तरह से बच्चों के लिए स्मृति कोष का क्या करती है, कार्य करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी यह कह रहा है कि चूंकि कोई भी बात, कोई भी तथ्य, कोई भी घटना जो बच्चे याद रखते हैं वह किसके माध्यम से याद रखते हैं, भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो है बच्चों के लिए स्मृति कोष का भी क्या करती है, कार्य करती है। आगे कहती है एनसीएफ कि भाषा का मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा संबंध होता है। यानी जिस तरह की भाषा उसी तरह का विचार या चिंतन प्रक्रिया होगा। साथ ही साथ भाषा अस्मिता का भी निर्माण करती है। अस्मिता माने आइडेंटिटी, पहचान। जैसे हम कहीं पर अपना पहचान बताते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, कोई अपना पहचान बताता है कि हम अंग्रेजी भाषी हैं, कोई कहता है कि हम बांग्ला भाषी हैं। एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है। तो आपको भाषा भी बच्चों के या व्यक्ति की पहचान का निर्माण करती है और अस्मिता का निर्माण करती है। इसलिए एनसीएफ में कहा गया है कि भाषा का मनुष्यों के विचार और अस्मिता से गहरा संबंध होता है। एनसीएफ आगे कहती है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए। यदि बच्चों के मातृभाषा को नकारने का प्रयास किया जाता है तो यह उनके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप की तरह है। एनसीएफ आगे कहती है कि भाषाएं जो है हमारे दैनंदिन के व्यवहार से क्या होती है, बदलती रहती है। अर्थात भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है। आगे कहती है एनसीएफ कि जिन बच्चों में भाषा संबंधी अक्षमता हो, डिसेबिलिटी हो, उनके लिए मानक संकेत भाषा क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे आपको सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए एक मानक संकेत भाषा जो है अपनाने की ज़रूरत होती है, जिनसे उन बच्चों का भी भाषाई विकास समग्र रूप से हो पाए। एनसीएफ आगे कहती है कि भारत केवल इस मामले में अनूठा नहीं है कि यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बल्कि इस मामले में भी अनूठा है कि यहाँ दुनिया के 5 भाषा परिवारों की भाषाएं जो है बोली जाती है। आप जानते हैं कि भाषा परिवार किसको कहते हैं, एक से अधिक भाषाएं जिनकी संरचना समान हो, ठीक है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, तो उनको एक भाषा परिवार का सदस्य कहते हैं। तो भारत में आपको दुनिया के 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उसमें पहला है इंडो आर्यन न या भारोपीय भाषा परिवार, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, नेपाली हो गया, संस्कृत हो गया, जर्मन हो गया, ये सब आपको भारोपीय भाषा परिवार का सदस्य है। इसी तरह आपको द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु ये सब आता है। उसके बाद आपको इसी तरह ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन और अंडमानी भाषा परिवार, इन यानी 5 भाषा परिवारों की भाषाएं जो है वह भारत में क्या की जाती है, बोली जाती है। तो भारत इस मामले में भी अनूठा है। आगे कहता है आपको एनसीएफ 2005 की साहित्य जो है वह बच्चों के सृजनशीलता को बढ़ाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो बच्चों को हमें साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाल साहित्य ये सब पढ़ने पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे उन साहित्यों को पढ़े जिनसे कि वह भाषा के विभिन्न रंगतों से क्या हो सके, परिचित हो सके। साथ ही साथ कहानी, कविता पढ़ाने और पढ़ने का अर्थ बच्चों के लिए केवल ये नहीं होता है कि बच्चा उसको पढ़ ले या उसको समझ जाए, बल्कि बच्चे खुद भी क्या कर सके, कहानी कविता लिख सके। इस तरह से बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना है, जिससे बच्चे खुद सृजन करने का क्या कर सके, कार्य कर सके। एनसीएफ आगे कहती है कि प्राथमिक स्तर पर
बच्चों की भाषाओं को, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे हमें ग्रहण करना चाहिए। बिना सुधारे ग्रहण करने का मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पर यदि हम बच्चों को गलतियों को लेकर बहुत रोक टोक करेंगे कि चलो यहाँ पर हर्षिका नहीं दिया, यहाँ पर दीर्घिका तुम सही तरीके से नहीं दिया, या ये वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इससे यदि हम ज़्यादा रोक टोक करेंगे ना, तो क्या होगा, बच्चे की स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्षमता मर जाएगी। अतः हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा है उनको बिना सुधारे, यानी यदि उसमें गलतियां हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, यानी उसको सहज रूप से हमें लेना है। हमें यह जानना चाहिए कि गलतियां जो है वह सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चे यदि सीखने का कार्य कर रहे हैं तो वह गलतियां करेंगे ही। गलतियां हमें ये बताती है कि बच्चे जो है आखिर सीख रहे हैं तो किस तरह सीख रहे हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के भाषा संबंधी छोटी छोटी त्रुटियों को तुरंत हमको सुधार नहीं करना चाहिए, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। आगे कह रहा है कि आपको द्वितीय भाषा जो हम पढ़ाते हैं, एनसीएफ कहती है आगे कि द्वितीय भाषा जो हम पढ़ाते हैं उसका दोहरा लक्ष्य है। एक तो द्वितीय भाषा की जो बुनियादी बातें हैं वो बच्चा समझ जाए, साथ ही साथ बच्चा द्वितीय भाषा में भी अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो सके। यह आपको द्वितीय भाषा के शिक्षण का क्या है, लक्ष्य है। आगे एनसीएफ कहती है कि बच्चा जब विद्यालय आता है ना, तो वह खाली स्लेट की भांति नहीं होता है। बच्चे विद्यालय आने से पूर्व मातृभाषा के जटिल तंत्र को या अपनी भाषा के नियमों को अच्छी तरह आत्मसात कर चुके होते हैं। यानी बच्चे विद्यालय जो है भाषा की एक बहुत बड़ी पूंजी लेकर के आते हैं, और बच्चों के इस भाषाई पूंजी को, बच्चों की जो सहज और स्वाभाविक भाषाई क्षमता है, उनका विद्यालय स्तर पर पहचान करना क्या होता है, जरूरी होता है। और हमें चाहिए कि बच्चों को अपनी सहज भाषाई क्षमता को प्रयोग करने का क्या दे, अवसर दे। और जानते हैं भाषा की कक्षा में आपको भाषाई कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश, याद रखिएगा, ये समृद्ध भाषाई परिवेश बहुत बार मिलेगा क्वेश्चन में, समृद्ध भाषाई परिवेश प्रदान करें। समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब हुआ कि जहाँ पर बच्चों को सुनने, कहने, न सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अवसर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध भाषाई परिवेश कहते हैं। तो बच्चों को हम समृद्ध भाषाई परिवेश प्रदान करें, और अर्थात उनको भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर दे। यही बच्चों के भाषा शिक्षण में सबसे कारगर साबित होगा। हम आकलन मूल्यांकन भी यदि करें तो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करके करें तो ये क्या होगा, आपको बेहतर होगा। साथ ही साथ एनसीएफ कहती है कि हमें समावेशी शिक्षा और वैयक्तिक भिन्नता का भी ध्यान रखना है कि सब बच्चा अलग अलग तरह से सीखेगा, सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीखेंगे। इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ एनसीएफ कहती है कि अगर शिक्षक बच्चों के बोलने को बकवास के बदले एक संसाधन समझे तो बच्चों का जो भाषाई विकास है वो और क्या हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा। साथ ही साथ आपको प्रारंभ में आपको बच्चा कैसा आपको लिखता है ना, यानी कितना शुद्ध और स्पष्ट लिखता है, इस पर हमको ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रारंभ में बच्चा अपनी अभिव्यक्ति जो है सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस बात पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। और साथ ही साथ एनसीएफ कहती है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास में मौन पठन जो है ज़्यादा उपयोगी होता है, और हमेशा हमें यह कोशिश करना चाहिए कि बच्चे सस्वर पठन से मौन पठन की तरफ क्या हो, अग्रसर हो। तो ये आपको एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण को लेकर कही गई बातें हो गई। तो ये आपको मैराथन वीडियो, हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र का जो मैराथन वीडियो मैं अभी आपको दे रहा था, उनका पहला खंड हुआ। दूसरे खंड में हम लोग जो है आगे भाषा शिक्षण में आकलन, मूल्यांकन, भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक आपको परीक्षण और शिक्षण, साथ ही साथ और भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको
भाषा पेडागोजी के मैराथन वीडियो के खंड 2 में बता दूंगा। तो 2 भाग में यह वीडियो आपको मिलेगी। ये पहला जो भाग अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरा पार्ट भी आपको जल्द ही रात में बना करके कल तक क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपके समग्र रिवीजन के लिए वैसे बूस्टर वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है हमारा यह प्रयास अंतिम समय में आप लोगों के लिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद इनको देखने के लिए।